हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएडी फर्स्ट ईयर की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी एकत्रित की थी। आज ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित सेकंड क्लास है। हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था जिसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हमने कल भी बात की थी, जिसका नाम था जीन पियाजे, और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, जिन्होंने ये सिद्धांत 1922-23 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। हमने कल भी चर्चा की थी कि जीन पियाजे अपने सिद्धांत में मानसिक क्रियाओं के बजाय बौद्धिक क्रियाओं पर अधिक जोर दिया है। बौद्धिक क्रियाओं का मतलब हो गया कि हमें जो मानसिक योग्यताएं जो जन्मजात रूप में हमें प्राप्त होती हैं, जब वो विकसित हो जाती हैं, जो योग्यताएं जन्मजात हमें प्राप्त होती हैं, जब वो विकसित हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बौद्धिक क्रियाएं कहा जाता है। जीन पियाजे कहते हैं कि अपने सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। और इन 4 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं व अपनी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भी अपनी अपनी विशेषताएं और अपनी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं, तो प्रत्येक अवस्था की भी अपनी अपनी विशेषताएं और कठिनाइयाँ होती हैं। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को इन 4 अवस्थाओं में आयु के आधार पर विभाजित किया है। पहली अवस्था का नाम था सेंसर मोटर स्टेज, जिसे हमने कहा था संवेदी पेशी अवस्था, प्रेरकीय अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, विभिन्न नामों से जाना जाता था। इसका समय है जन्म से 2 वर्ष। किसका समय है? सेंसर मोटर स्टेज का समय है जन्म से 2 वर्ष। इसकी कुछ विशेषताओं की हमने चर्चा की थी। एक बार पुनः सुन लो कि जन्म के तुरंत बाद और कुछ समय तक बालक शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। बालक उन्हीं क्रियाओं को दोहराता है जिन क्रियाओं में उसे आनंद की अनुभूति होती है। सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। कामुकता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। कामुकता का मतलब हो गया कि उसमें जो भी हाथ में आई हुई वस्तु होती है उसे मुंह में लेता है और उसके माध्यम से उसके मुंह में लार बनती है और उस लार को निगलकर या गिटकर वह अपनी कामुकता की पूर्ति करता है। कामुकता 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। किशोरावस्था में जो कामुकता होती है उसे हम काम भावना कहते हैं, और यहाँ जो कामुकता होती है उसे कामुकता की प्रवृत्ति कहते हैं। दोनों में उत्पन्न होने की स्थिति सेम होती है, लेकिन पूर्ति का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग होता है। किशोर अवस्था में अलग तरीका होता है कामुकता की पूर्ति का, जिसकी पूर्ति बालक विपरीत लिंगी के साथ व्यवहार करके कामुकता की पूर्ति करता है। लेकिन इसमें बालक मुंह में दूध को रोककर फिर हवा के द्वारा संपर्क करा के गिटना, लार को गिटना, वस्तुओं को मुंह में लेना, इसके माध्यम से कामुकता की पूर्ति करता है। नेक्स्ट हमने एक बड़ी स्पेशल विशेषता होती है इसमें कि इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व के भाव पाए जाते हैं। वस्तु स्थायित्व के भाव 18 माह से स्टार्ट होते हैं और 24 माह तक चलते हैं। यानी 18 माह से 24 माह में बालक में वस्तु स्थायित्व के भाव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये वस्तु स्थायित्व वास्तव में होता क्या है, किसे हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तो देखो, वस्तु स्थायित्व का मतलब है वस्तु का सामने
न होने पर भी उसके होने के भाव पाए जाना वस्तु स्थायित्व कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वस्तु का सामने न होने पर भी उसके होने के भाव पाए जाना क्या कहलाता है? वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे एक छोटा बालक है, उसकी मम्मी उसे कुछ खिलौने देकर खेलता हुआ छोड़कर मार्केट से कुछ खरीदने चली जाती है। जब बालक खेल कर रुकता है और अपनी मम्मी को ढूंढता है, उसे पता है मम्मी गई थी, लेकिन उसे ध्यान में नहीं रहता, उसके सामने से मम्मी गई लेकिन उसे ध्यान में नहीं है, और वो मम्मी को वहीं ढूंढता है जहां मम्मी दिन भर रहती है, किचन में, रूम में या आसपास जहां मम्मी उस समय पाई जाती है घर के अंदर। तो उसे बालक वहां ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? बल्कि मम्मी तो उसके सामने उसे कहकर मार्केट गई थी, वो खिलौने देकर, लेकिन बालक को बात ध्यान में नहीं रहती, उसे तो भाव वहाँ होने के पाए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बालक का खिलौना टूट जाता है, बालक का खिलौना टूट जाता है और हम उसे फेंक देते हैं, तो बालक वापस उस खिलौने को ढूंढता है, वो होता है वस्तु स्थायित्व। 24 माह के बाद और 18 माह से पहले बालक में ऐसे भाव नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय है 2 वर्ष से 7 वर्ष। ये मैंने कल पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। वीडियो में आपको अवस्थाओं को नाम ध्यान में रखना होगा और विशेषताओं को आपको लिखना होगा। इस अवस्था को, कौन सी? प्री ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में कहते हैं प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसे और किस नाम से जाना जा सकता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली अवस्था है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जिसका समय है 2 वर्ष से 4 वर्ष। इसे हिंदी में कहते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि 2 से 4 वर्ष का जो बालक होता है उसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनमें बालक मानसिक क्रियाओं से बौद्धिक क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। तो पहली स्थिति में एक सामान्य चर्चा करता हूँ भाषा को लेकर। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता नंबर 1 मानी गई है प्रतिमूर्ति निर्माण भाषा, जिसे हम कहते हैं इमेजिंग फॉर्मेशन लैंग्वेज। प्रति मूर्ति निर्माण भाषा या कहें इमेज फॉर्मेशन लैंग्वेज। अब यहाँ शब्द आता है प्रतिमूर्ति क्या होती है। प्रतिमूर्ति का मतलब हो गया कि एक शब्द आता है और उस शब्द के साथ साथ एक इमेज प्रकट होती है। शब्द के साथ इमेज प्रकट होती है और उसी के आधार पर बालक भाषा सीखता है, तो उसे कहते हैं इमेज फॉर्मेशन लैंग्वेज। जैसे बालक को हम सिखाते हैं
ए फॉर एप्पल, बालक को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। अब यहाँ बालक एक एप्पल की आकृति जो हमें दिखाई देती है वहाँ पर इस आकृति को बालक देखता है, इस एप्पल की आकृति को देखता है, पूरी मीनिंग बोल लेता है लेकिन पूरी मीनिंग से उसे कोई मतलब नहीं, अर्थात एक के साथ इसने इस एप्पल शब्द को जोड़ दिया और इसके साथ इस आकार को भी जोड़ दिया। इसे कहते हैं ए फॉर एप्पल और इमेज बनना। इस एक के साथ जैसे भी हम ये शब्द दिखाएंगे तो बालक एप्पल बोलेगा और उसके मस्तिष्क में एक इमेज बनेगी एप्पल की। हम कहेंगे मम्मी, मम्मी की फोटो आएगी, पापा का नाम लेंगे, पापा की फोटो आएगी। ध्यान देना, जब बालक 2 वर्ष से छोटा होता है तो हम लगभग 1 वर्ष का होता है और उसे हम कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, और वो सेंसर मोटर की विशेषता है। अनुकरण में हम कहते हैं बालक को कि ये तेरे पापा हैं, हम यहाँ हाथ टच करके कहते हैं ये तेरे पापा हैं, और फिर पूछते हैं बेटा तेरे पापा कौन हैं। तो बालक यहाँ हाथ टच करता है, सीधा जैसा हमने बताया यहाँ या यहाँ, वहीं पर अपनी अंगुली ले जाएगा और कहेगा ये रहे पापा। लेकिन 1 वर्ष के बाद जैसे जैसे बड़ा होगा और 2 वर्ष का होने पर हम पूछेंगे बेटा ये तेरे पापा हैं। अगर वहाँ पापा 1 वर्ष का किसी और को पापा बताएंगे, और का मतलब परिवार में कई सदस्य होते हैं, आजकल ताऊ होता है उसको पापा ही कहते हैं, चाचा होता है उसको पापा ही कहते हैं, सब पापा कहलाना पसंद करते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन जैसे ही हम इशारा करते हैं टच करके, अगर 2 साल के बाद में बालक को पूछेंगे कि बेटा पापा कहाँ हैं और वहाँ पापा नहीं, तो बालक इशारा करेगा उस फोटो की ओर जहाँ पापा की फ़ोटो लगी हुई है कि ये रहे पापा, दीवार पर टकी हुई फ़ोटो की ओर इशारा करके बताएगा ये रहे पापा। क्योंकि पापा के साथ में, पापा शब्द के साथ में उसके मस्तिष्क में पापा की फ़ोटो आती है, उसे कहते हैं इमेज फॉर्मेशन लैंग्वेज। ए के साथ में एप्पल की आना, बी के साथ में बॉल की आना, जैसा हमने सिखाया था वैसा ही उसके मस्तिष्क में आना। जैसे हमने इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो हमने इस समय सिखाया होगा कोरोना ऐसा होता है, टीवी में देखा उसने ऐसा दिखता है, इस प्रकार का होता है। अब जब भी भविष्य में आप नाम लोगे कोरोना का तो एकदम से उसके मस्तिष्क में वही आकृति आएगी वायरस की। हम कहते हैं, बालक को पूछते हैं बेटा गाय कैसी होती है। अगर हमसे पूछा जाए गाय कैसी होती है तो हम सफ़ेद कलर वाली जानवर को जो गाय जैसा दिखता है गाय ही होती है उसी गाय बताते हैं। बल्कि काली पीली गाय बहुत घूमती है मार्केट में, जब भी आप बाहर निकलोगे घर से तो आपको काली गाय ही दिखाई देगी, सफ़ेद बहुत कम दिखाई देगी। लेकिन आज भी हमारे मस्तिष्क में वही सफ़ेद वाली गाय छुपी हुई है। घोड़े का नाम लेने पर कभी भी सफ़ेद घोड़ा मस्तिष्क में नहीं आता। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, जिस रूप में हमने सीखा है, फोटो देखी है शब्द के साथ में, उसे कहते हैं इमेज फॉर्मेशन लैंग्वेज। वो बालक में 2 वर्ष में उत्पन्न होती है। बालक में 2 भाव पाए जाते हैं, एक को कहते हैं जीववाद के भाव और दूसरा होता है आत्म केंद्रीयता। ये 2 भाव बालक में 2 से 4 वर्ष के बालक में पाए जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, जीववाद क्या होता है? जीववाद उसे कहते हैं जो प्रत्येक निर्जीव वस्तु को या निर्जीव वस्तु जो चलती फिरती है उसको भी सजीव समझना, वो माना जाता है जीववाद। जैसे चंद्रमा निर्जीव है, चंद्रमा पर धरातल है पृथ्वी की तरह, वो भी निर्जीव है, लेकिन शाम को बालक देखता है चंद्रमा को और बालक चलता है और बोलता है कि मेरे साथ साथ चंद्रमा चल रहा है, या चंद्रमा का उदास होना। दोनों यहाँ आ रहे हैं, एक है आत्म केंद्रीयता, एक है जीववाद। चंद्रमा का उदास होना, आज चंदा मामा बीमार है, जीववाद। मेरी गुड़िया को सर्दी लग रही है तो बालक उसे रजाई में लेके सोता है, जीववाद के भाव। बालक खुद नहाता है तो अपने खिलौने को नहलाता है, खुद को गर्मी लग रही है तो खिलौने को भी गर्मी लगने के भाव पाए जाते हैं, उसे कहते हैं जीववाद। यानी निर्जीव वस्तु को सजीव समझकर सजीव जैसा उसके साथ में व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। और ये भारतीय धर्म में भी खूब देखने को मिला होगा आपने।
खूब सुना होगा कि आज उस शहर में गणेश जी दूध पीते हैं और मंदिर में ले जाके हम मूर्ति को दूध पिलाते हैं। वो जीववाद, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे हम आस्था के रूप में ऐसे भाव उत्पन्न होते हों चाहे कैसे भी हो, लेकिन निर्जीव वस्तु को अगर सजीव समझकर उसके साथ में सजीव जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें जीववाद कहा जाता है। दूसरा है आत्म केंद्रियता। आत्म केंद्रियता का मतलब हो गया प्रत्येक वस्तु का केंद्र स्वयं को समझना। जैसे मम्मी की गोद में दो भाई बहन हैं, एक 2 साल का है या 3 साल का है, 2.5 साल का है, एक बालक है 12 महीने का है। मम्मी की गोद में 12 महीने का बालक बैठा है, लेकिन 2 साल के बालक की इच्छा होगी तो वो भी बैठेगा, कहना नहीं मानेगा, रोएगा, क्योंकि वो अपने आप को मम्मी का मुख्य बालक खुद को समझता है। घर में कोई भी सामान आएगा तो बालक उसको सबसे पहले अपने पास रख लेगा। कोई भी वस्तु लाएगा तो उसका केंद्र खुद को मानता है कि मुझे क्यों नहीं दी। जो व्यक्ति कुछ ला रहा है उसी के लिए ला रहा है, वो होता है आत्म केंद्रित। आसपास की प्रत्येक वस्तुओं का स्वयं को केंद्र समझना आत्म केंद्रियता के भाव पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको कंपटीशन में काफी बार सीटेट में देखने को मिला होगा। इसमें 2 अनुभाव हैं, जीववाद और आत्म केंद्रियता के। आज चंदा मामा बीमार है, जीववाद, फिर भी वह मेरे लिए चमक रहा है। चंदा मामा बीमार है फिर भी वह मेरे लिए चमक रहा है। बीमार है इसका मतलब निर्जीव को सजीव समझना, जीववाद। फिर भी मेरे लिए चमक रहा है, मेरे लिए चमकना अंतिम स्थिति है। मेरे लिए चमकना, मेरे लिए देख लाना, मेरे लिए सारे कार्य करना, आत्म केंद्रियता। अब प्रश्न बनता है, आज चंदा मामा बीमार है फिर भी मेरे लिए चमकता है, किसके भाव हैं? और दोनों अलग अलग पूछ रहा है। तो उसमें क्योंकि अंतिम स्थिति में उसने मेरे लिए पूछा तो मेरे लिए तो कैसे भाव होंगे? आत्म केंद्रियता के भाव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 भाव 2 से 4 वर्ष के अवस्था में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट भाव की बात करें तो इस अवस्था में बालक में सामान्य समझ व सामान्य चिंतन पाया जाता है। सामान्य समझ व सामान्य चिंतन, छोटी मोटी वस्तु में अंतर करना, छोटी मोटी वस्तु में अंतर करना पिक्चर के आधार पर। मानसिक गुण क्लियर होना, सामान्य समझ और सामान्य चिंतन। मानसिक गुण क्लियर होना, मेरे पापा ही कौन हैं, ये चाचा हैं, ये दादा हैं, ऐसे रिश्तों की समझ होना। कौन सी वस्तु खाने की है, कौन सी खाने की नहीं है। सेम प्रकार से दिखने वाली वस्तुएं हैं उनमें अंतर करना, जैसे नील गाय व हिरण में अंतर करना, या कहें कि भैंस के बच्चे और कुत्ते में अंतर करना, क्योंकि दोनों काले होते हैं। तो ऐसी सामान्य समझ बालक में पाई जाती है 2 से 4 वर्ष में, और आसानी से अंतर कर पाता है। इसके बाद की बात देखते हैं, दूसरी अवस्था। किसकी दूसरी अवस्था? प्री ऑपरेशनल स्टेज की पहली अवस्था हो गई प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और इसकी दूसरी अवस्था आ रही है जिसका नाम है इंटेटिव स्टेज। इंटेटिव स्टेज और समय है 4 से 7 वर्ष। इंटेटिव स्टेज और समय है 4 से 7 वर्ष। यहाँ ध्यान देना, इंटेटिव स्टेज को हम कहते हैं अंतर्दर्शी अवस्था, या कहें अंतर्दर्शीय अवस्था। इस अवस्था में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बालक में तर्क वितर्क नहीं होता, वही समझ है जो विकसित होकर यहाँ आती है, और बालक सामान्य गणितीय क्रियाएं कर लेता है। सामान्य गणितीय क्रियाएं का मतलब हो गया 5 × 3 = कितना हुआ? 15।
ये सामान्य गणितीय क्रियाएं कर लेगा। लेकिन बालक को ये पता नहीं होगा कि इसमें किसका भाग दें कि हमें 3 प्राप्त हो जाएं, किसका भाग दें कि हमें 5 प्राप्त हो जाएं, या मैं कहूँ 4 गुणा 4 बराबर 16, इसमें किसका भाग दें कि हमें 2 प्राप्त हो जाएं, किसका भाग दें कि 4 प्राप्त हो जाए, और किसका भाग दें कि 8 प्राप्त हो जाए। ऐसी क्रियाएं बालक नहीं बता पाता, बल्कि सीधा अगर गुणा करवाओगे तो सबको गुणा कर देगा, लेकिन किसका भाग दे गुणनफल अंतिम स्थिति में उसका वो नहीं बता पाता। यानी इसको मनोविज्ञान भाषा में कहते हैं रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी पलावटी गुणों का अभाव होना। सीधा सीधा कार्य किया, सामान्य गणितीय क्रियाएं, पलटकर वापस इन संख्याओं पर आना, वो पलावटी गुण या रिवर्सिबल थिंकिंग मानी जाती है। तो इसमें पलावटी गुणों का अभाव पाया जाता है। पलावटी गुणों का अभाव पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आसानी से बाद में लिख सको। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी अवस्था। देखो यहां पलावटी गुणों के कारण इसमें तर्क नहीं था, इसीलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। 7 वर्ष के बाद में, यानी सामान्य आपने देखा होगा मानसिक गुणों के विकास में कि 7 वर्ष का जो बालक होता है वो हर प्रकार की वस्तुओं में अंतर करने की कैपेसिटी रखता है। हर प्रकार की वस्तुओं में अंतर करने की कैपेसिटी 7 वर्ष के बालक में हो जाती है, और विश्व के मानचित्र, छोटी छोटी रेखाओं में भी विश्व के मानचित्र को सब प्रतीक रेखाओं के माध्यम से पूर्णतः पहचानने की क्षमता बालक में 8 से 9 वर्ष के बालक में उत्पन्न हो जाती है। यहाँ वो पूर्णतः पहचानेगा तो बालक में सामान्य तर्क सामने आ जाएगा, क्योंकि वस्तु हैं वो उसके सामने होंगी और उसके आधार पर उसमें तर्क करने की योग्यता भी उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ देखो तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को हम कहते हैं कॉन्क्रीट स्टेज। जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष, जिसे हिंदी में कहते हैं या मनोविज्ञान में उपयोग किया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा नाम है वैचारिक क्रियात्मक अवस्था। यहां ध्यान दो, मूर्त का मतलब होता है वस्तु वास्तविक रूप से हमारे सामने उपस्थित हो, उसे कहते हैं मूर्त। और वस्तु वास्तविक रूप से सामने नहीं हो और कल्पनाओं के माध्यम से हम उस पर चिंतन करते हैं, वो होता है अमूर्त। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या वैचारिक क्रियात्मक अवस्था। वैचारिक क्रियात्मक का मतलब है हम कोई क्रिया कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम विचार कर रहे हैं, उस अवस्था को कहते हैं वैचारिक क्रियात्मक अवस्था। पहली चीज, यहाँ बालक में जो भी कुछ सीखता है वह प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को देखकर सीखता है। बालक जो भी कुछ सीखता है वह प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को देखकर सीखता है, मूर्त रूप से। दूसरी विशेषता, बालक में वस्तु स्थायित्व यानी बालक में जो इसमें हमने लिखा था आत्म केंद्रिता के भाव, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। आत्म केंद्रिता के भाव कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसके कारण बालक की मेमोरी, मानसिक क्षमताएं विकसित होने लग जाती है।
अब यहाँ ध्यान बताता हूँ कैसे होती हैं। हमने कहा था आत्म केंद्रियता के कारण घर में कोई भी वस्तु लाई जाएगी तो बालक अपने पास रख लेगा और अपना अधिकार जताएगा, लेकिन जैसे ही आत्म केंद्रियता के भाव कमज़ोर पड़ेंगे तो घर में कोई वस्तु लाई जाएगी तो बालक पहले तो उपस्थित घर के सभी सदस्यों को काउंट करेगा, कितने लोग हैं, फिर जो खाने की वस्तु लाई गई उसमें से सब की एक एक काउंट कर लेगा, या दो दो हिस्से में आते हैं तो दो दो कर लेगा, और जो बच रही हैं वो अपने पास रखेगा, ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। तो उस प्रकार की क्रिया करने से उसके मस्तिष्क में थोड़ी ग्रोथ होती है, व्यक्तियों को काउंट करना, याद रखना, कितने लोग हैं, किसको कितनी आएगी, इस प्रकार की क्रियाएं सीखना। तो इसलिए कहा जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक सभी घर के सदस्यों को देखकर उनकी वस्तुओं को अलग करके चिंतन करता है, उसके कारण उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि आत्म केंद्रियता के भाव कमज़ोर होने से बालक की स्मरण शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट विशेषता रिवर्सिबल थिंकिंग का पूर्ण होती है, या कहें पलावटी गुणे विकसित होने लगते हैं, पलावटी गुणे विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट कहूँ तो वस्तुओं में वर्गीकरण करने उनका विश्लेषण करने, वस्तुओं में वर्गीकरण करने, उनका विश्लेषण करने, वह आपस में रिश्तों में संबंध स्थापित करने जैसी समझ बालक में विकसित होने लगती है। किस अवस्था में? 7 से 11 वर्ष के अवस्था। घर के सभी सब रिश्ते हैं उनको भी बालक 10 वर्ष के बाद में समझने लगता है। और कहें कि जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ने लगती है। बहुत ज़्यादा बालक आसपास की वस्तुओं के बारे में जानने की इच्छा शक्ति बालक में बढ़ने लगती है, या बालक कैपेसिटी बढ़ाता है। ये है कॉन्क्रीट स्टेज, अवस्था नंबर 3। एक विशेषता है कि बालक में जो चिंतन होता है, यहाँ बालक में चिंतन उत्पन्न होने लग जाता है। हर प्रकार की विशेषता में हमने देखा कि बालक का जो चिंतन होता है वो वस्तु उसके सामने है, उसी के आधार पर उसमें चिंतन होता है, और उस चिंतन को कहते हैं आगमनात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन। या तो कहें बालक मूर्त चिंतन करने लग जाता है, या कहें बालक में आगमनात्मक चिंतन की उपस्थिति होने लगती है। आगमनात्मक चिंतन कहें या मूर्त चिंतन कहें, बात एक ही होती है कि वस्तु जो है उसको देखकर बालक का सोचना आगमनात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन कहलाता है। या कहें उदाहरण से नियम की ओर। पहले एग्जाम्पल देखें, जैसे आगमनात्मक चिंतन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। पेड़ से फल गिरा, बालक ने देखा, क्यों गिरा? फिर बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरा। तो गिरते हुए पहले देखा और फिर चिंतन किया, वो मूर्त चिंतन हो गया, और वही क्या हो गया? आगमनात्मक चिंतन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आगमनात्मक चिंतन भी कहलाता है। तो यहाँ मुख्य विशेषताएं, आगमनात्मक चिंतन विकसित होने लगता है, मूर्त चिंतन विकसित होने लगता है, वस्तुओं में वर्गीकरण करने, उनका विश्लेषण करने, वह जिज्ञासा की प्रबलता बालक में पाई जाती है, पलावटी गुण विकसित होने लग जाते हैं, आत्म केंद्रियता के भाव कमजोर पड़ते हैं, जिसके कारण बालक की स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाती है। बालक विश्व को शब्द, प्रतीक व रेखाओं के माध्यम से पहचानने लग जाता है। बालक में कुछ क्वेश्चन और उत्पन्न होते हैं।
आकाश नीला क्यों है? आकाश नीला क्यों है? प्लेन हवा में क्यों उड़ती है, मनुष्य क्यों नहीं? लेकिन कल्पना नहीं करता, जैसा देखता है वैसे ही प्रश्न उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद में चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल स्टेज। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट स्टेज को तार्किक चिंतन के रूप में आगमनात्मक तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 वर्ष से 15 वर्ष या ऊपर। इसका दूसरा नाम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या कहें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कहें अमूर्त आएगा इसमें, निगमनात्मक परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था। इसको मैंने इसलिए नहीं मिटाया, यहाँ ध्यान देना, यहाँ है अमूर्त चिंतन की अवस्था और यहाँ है मूर्त चिंतन की अवस्था। यहाँ है निगमनात्मक परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था और यहाँ है आगमनात्मक चिंतन की अवस्था। यहाँ कहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक वस्तु उसके सामने नहीं होती है, क्रिया उसके सामने नहीं होती है, फिर भी बालक चिंतन करता है। फिर भी बालक चिंतन करता है। जैसे स्कूल खुलेंगी तो बालक सोचता है उसे स्कूल में जाना है, 4 घंटे बैठना है, किन किन टीचर से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद घर आना है, मुझे 1 घंटे सोना है, फिर पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है। जब स्कूल गया ही नहीं, लेकिन उससे पहले सारी कल्पनाएं बालक ने कर ली और उसी के तहत वह चल रहा है, तो वह अवस्था मानी जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी ऐसा चिंतन बालक 11 से 15 वर्ष में करता है। या कहूँ कि बालक कहीं शादी में जाना है तो कपड़े से लेकर शादी में वापस जाके खाना वाना खा के कैसे रह के पहले कल्पना करता है, तो उस प्रकार का चिंतन कहलाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या निगमनात्मक परिकल्पनात्मक अवस्था का सिद्ध चिंतन। सभी प्रकार का चिंतन उत्पन्न हो जाता है, हर प्रकार की मानसिक क्रियाएं करने में बालक सक्षम हो जाता है। यह अवस्था का काम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था का वर्क है। ठीक है, इसके बाद में कल नेक्स्ट क्लास आएगी। आज की क्लास के लिए आपको इसको अच्छे से याद करना, तैयार करना। ठीक है, धन्यवाद। आप याद करोगे।